गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाओं में थर्ड पैटर्न की रिएक्शन देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि COOH में से OH समूह यदि निकल के जाए तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हो सकती है। देखिए, सबसे पहले दिया गया है नंबर 1 SOCl2 थायोनिल क्लोराइड PCl3 PCl5 के साथ अभिक्रिया। इन तीनों के साथ हम अभिक्रिया देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH। सबसे पहले रिएक्शन कर रहा है थाइनिल क्लोराइड के साथ। तो रिएक्शन इस वाले ऑक्सीजन पे होनी है। एग्जाम में इसी चीज को अंडरलाइन करना है कि रिएक्शन कहां पे हो रही है। यदि आपने देखा हो तो एल्कोहल में भी ये रिएक्शन पड़ गया है ROH में, तो रिएक्शन इस वाले ऑक्सीजन पर ही हो रही है, OH के ऑक्सीजन के साथ हो रही है। तो यहाँ पे रिएक्शन कहाँ होनी है? OH के ऑक्सीजन से होनी है। तो आप यहाँ लिखेंगे थाइनिल क्लोराइड इसके साथ ऐड करें तो ये लो, यहां से ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करे और ये वाला यहां से ब्रेक करे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा RCOCl। बीच वाला सिस्टम आपको दिख गया, ये वाला, ये क्या हो गया? SO2 और ये हो जाएगा HCl। दोनों ही प्रोडक्ट गैस हैं। तो आप कहेंगे एल्केनोइल क्लोराइड बनाने की बेस्ट विधि कह सकता हूं, एल्केन प्लस ऑयल एल्केनोइल क्लोराइड। सेकेंड रिएक्शन है PCl3 के साथ। यदि आप कार्बोक्सिलिक अम्ल की PCl3 के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या होना है? ये बॉन्ड यहां से ब्रेक कर दें और ये यहां से ब्रेक कर दें आप, तो यहां नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो P पे आ जाएगा 3 पॉजिटिव। हम देखेंगे यदि यहां बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव के साथ जोड़ा जाए तो एक मॉलिक्यूल ही जुड़ सकता है। यहां से Cl3 है, इसलिए मॉलिक्यूल कितने ले लेंगे? अम्ल के 3, तो 3 बन जाएंगे। अब ये क्या हो गया है? H के कितने हो गए? यहां से 3 हो गया है, P का हो गया 1, O के कितने हो गए? 3, तो हो गया H3PO3 फास्फोरस अम्ल। H3PO3 को क्या कहेंगे? फास्फोरस अम्ल। अब रिएक्शन करवा रहे हैं PCl5 के साथ। देखो, PCl5 को ऐसे लिया गया रिएक्शन में। आपको पहले बताया कि PCl5 की जब भी रिएक्शन करवाई गई है तो उसके 2 Cl ही रिएक्शन करते हैं और 3 Cl रिएक्शन में भाग नहीं ले रहे। उसी के अनुसार हम बॉन्ड को यहां से ब्रेक कर दें और इस वाले को यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा RCOCl, बीच वाला हो जाएगा POCl3 और लास्ट में हम क्या कर देंगे? HCl। तो तीनों रिएक्शनों में हमने एल्केनोइल क्लोराइड बनाया है। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया थाइनिल क्लोराइड PCl3 PCl5 के साथ करवाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करें, सेकेंड। सेकेंड रिएक्शन हम ले रहे हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया। यह अभिक्रिया आपने एल्कोहल में भी पढ़ के आए कि एल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ करवाते हैं, तो इस रिएक्शन को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखो क्या होने वाला है। कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है RCOOH और एल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH। रिएक्शन करवानी है H2SO4 की प्रेजेंस में, तो क्या होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें से क्या आ रहा है? OH निकल रहा है। एल्कोहल में क्या निकालेंगे? OH में से H, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा H2O। ये हो गया RCOOH
HOR और COR होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, एस्टर। तो रिएक्शन में आप कहेंगे जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ करवाते हैं तो एस्टर बनता है। थर्ड रिएक्शन देख रहे हैं, एनहाइड्राइड का निर्माण या कहेंगे निर्जलीकरण अभिक्रिया। आपको हम बता दें कि यदि एल्कोहल, दो एल्कोहल में से एक जल के अणु का निष्कासन होता है तो ईथर बनता है, और दो कार्बोक्सिलिक अम्ल में से एक जल के अणु का निष्कासन होता है तो एनहाइड्राइड बनता है। आप ये कह सकते हो कि एल्कोहल, ईथर एल्कोहल के एनहाइड्राइड है, ओके, और यहां पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का एनहाइड्राइड बन रहा है दो अणुओं में से H2O का निष्कासन होने पर। तो देखो रिएक्शन में RCOOH, दूसरा ले लें मॉलिक्यूल RCOOH, इसको हीट कर दें कंस्टेंट H2SO4 या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो दो मॉलिक्यूल में से एक जल के अणु का विलोपन करवा दें आप यहां से, तो ये हो जाएगा RC11O OCOOR। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, या रिएक्शनों में हम ज्यादातर इसी पैटर्न में लिखते हैं इसको, एनहाइड्राइड एल्केनोइक एनहाइड्राइड, ओके। थर्ड रिएक्शन ले रहे हैं अमोनिया के साथ अभिक्रिया, फोर्थ। अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाना चाहते हैं, देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला है RCOOH। NH3 एक तरह से क्षार है, अम्ल और क्षार की रिएक्शन करवाएंगे लवण बनेगा, अर्थात इन दोनों को ऐड कर देंगे एक साथ, तो क्या हो जाएगा RCOONH4, अमोनियम लवण हो गया। यहां से आप इसको हीट कर दें तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे यहां से, तो हो जाएगा RCOONH2 एमाइड, फंक्शनल ग्रुप हो गया। CONH2 को कहेंगे एमाइड। अब यदि और हीट कर दें इसको तो वाटर मॉलिक्यूल और निकाल सकते हैं आप यहां से। तो रिएक्शन में देखें दो बॉन्ड कार्बन के टूट रहे हैं और दो ही बॉन्ड नाइट्रोजन के टूट रहे हैं। इसका मतलब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में हम क्या बनाने वाले हैं, ट्रिपल बॉन्ड, और बन गया RCN। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट बना है ये क्या है, एल्केन नाइट्राइल या एल्किल साइनाइड बनाने की विधि है, जो हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करने वाले एमीन वाले में, कि साइनाइड कैसे बनाया जाए। तो हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया जब अमोनिया के साथ करवाते हैं तो आप साइनाइड बना सकते हैं, पहले एमाइड बनेगा और फिर एमाइड से साइनाइड बना सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे कार्बोनिल यौगिकों का बनना। तो कार्बोनिल यौगिक किसे कहते हैं, जिनमें कार्बोनिल समूह क्रियात्मक समूह पाया जाए वो कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। आपको पिछले वीडियो में बताया कि इसकी दोनों संयोजकताएं हाइड्रोजन से पूर्ण हो जाए तो आप कहेंगे फॉर्मियल्डिहाइड बना है। यदि एक संयोजकता R और एक संयोजकता H से कंप्लीट हो जाए तो एल्डिहाइड, और दोनों संयोजकताएं यदि R से कंप्लीट हो जाती तो कीटोन। तो हम सबसे पहले फॉर्मियल्डिहाइड बनाएंगे,
फिर एसीटैल्डिहाइड बनाएंगे और फिर बनाएंगे एसीटोन। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं वो किससे बना रहे हैं, ये हमारे पास कैल्शियम फॉर्मेट है। कैल्शियम फॉर्मेट का आप शुष्क आसवन कर दें तो क्या हो जाएगा, यहां से कैल्शियम कार्बोनेट निकालने वाले हैं CaCO3 और हो जाएगा HC++OH फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, सेकेंड हम बता रहे कि कैल्शियम एसीटेट ले लें। तो कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला ये है, इसका आप शुष्क आसवन करवाने वाले हैं। यह है कैल्शियम एसीटेट, इसका आप शुष्क आसवन करवाएंगे तो यहां से कैल्शियम कार्बोनेट निकालो हीट होने पर, और क्या बना है एसीटोन CH3C++OCH3 और इसको कहेंगे एसीटोन। ये करा एक मोलिक्यूल कैल्शियम फॉर्मेट और एक मोलिक्यूल कैल्शियम एसीटेट ले लेंगे तो बनेगा एसीटेल्डिहाइड। देखो कैसे बनाते हैं, ये है CH3C++O CaOC++OCH3। दूसरा लिया मैंने कैल्शियम फॉर्मेट, हीट कर रहे हैं अपन, ड्राई डिस्टिलेशन, तो क्या होने वाला है, यहां से आप क्या निकालने वाले हो कैल्शियम कार्बोनेट, यहां से आप क्या निकालने वाले हो कैल्शियम कार्बोनेट। कितने मोलिक्यूल हो गए, 2 मोलिक्यूल हो गए। ऊपर वाला देखो CH3COH, नीचे वाला CH3COH, तो कितने मोलिक्यूल बन गए, 2। प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा एसीटेल्डिहाइड। ओके, तो हमने 5 रिएक्शन देखे हैं जिसमें से OH की रिएक्शन है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं वे अभिक्रियाएं जिनमें से OH में से H निकले। नंबर 4 ऐसे विक्रियाओं के बारे में डिस्कस करें जहां H निकले। यदि H निकल रहा है तो H+ के रूप में निकलेगा, अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय गुण प्रदर्शित करें। वो अभिक्रिया जिससे सिद्ध होता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो देखो इसमें 3 रिएक्शन हम डिजाइन करेंगे। धातुओं के साथ अभिक्रिया जो सिद्ध करेगी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। दूसरा करेंगे Na2CO3 तथा NaHCO3 के साथ अभिक्रिया। और थर्ड हम डिजाइन करने वाले क्षारों के साथ अभिक्रिया। ये अम्ल है तो क्षारों के साथ अभिक्रिया होगी तो लवण बनेगा। सक्रिय धातु, अब सक्रिय धातु क्या हो सकती है, आप कहेंगे सोडियम ले सकते हैं, पोटेशियम ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं, इनमें से कोई भी। यह H रिएक्शन करवा दो आप सोडियम के साथ
RCOOH रिएक्शन करवा दो जिंक के साथ। अम्लीय गुण प्रदर्शित करने के कारण रिएक्शन में क्या निकलने वाला है, ये H निकलने वाला है। तो H निकलते ही बनेगा RCOO माइनस का और Na पे प्लस और हाइड्रोजन निकलता है H2 के फॉर्म में। तो कितने लेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के, 2, यहां पे भी 2 और यहां पे भी 2 और हो गया H2। इसका नाम लिखेंगे सोडियम कार्बोक्सिलेट। लवण बनाए, ये वाला देखो जिंक पे 2 चार्ज होता है, ओके। तो आप लिखेंगे RCOO, इस पे होता है -1, जिंक पे 2, तो फॉर्मूला ये आ जाएगा। तो इसके कितने मॉलिक्यूल लिए हैं, 2, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा H2 के रूप में, ये हो जाएगा जिंक कार्बोक्सिलेट, ओके। सेकेंड रिएक्शन देख रहे हैं हम, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। देखो RCOOH की रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, ओके। यहां से आप निकालें ये H दोनों रिएक्शनों में, तो ये H यहां से निकालें, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करें, एक H के साथ रिप्लेस से ये हो जाएगा RCONA। हमने देखे रिएक्टेंट में 2 Na है, सोडियम कार्बोनेट में, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल ले लो 2, तो 2 बन जाएगा और ये बॉन्ड और आगे यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां से 2 हाइड्रोजन, ये यहां से एक ऑक्सीजन आ जाए, तो ये तो हो जाएगा CO2 के रूप में और ये हो जाएगा H2O के रूप में, ओके। सेकेंड वाला देखो, यदि यहां से आप बॉन्ड ब्रेक करें तो ये NaH की जगह आ जाएगा RCOONA, ये H और ये H दोनों मिल जाए H2, ये वाला ऑक्सीजन H2O, और जो CO3 है ये किस में बदल जाएगा, CO2 में। सेकेंड रिएक्शन हम डिस्कस करें क्षारों के साथ अभिक्रिया। देखो ये ले लेते हैं CH3COOH। रिएक्शन हम करवाने वाले हैं, क्षार लिया एक NaOH और एक लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अम्ल क्या देगा, H+ आयन देगा, क्षार क्या देगा, OH- आयन, अम्ल H+ आयन, क्षार OH- आयन, ओके। तो क्या बन जाएगा अम्ल और क्षार की क्रिया से, लवण और जल, तो ये हो जाएगा CH3COONA, ये हो जाएगा CH3COONH4। ये तो लिखेंगे सोडियम एसीटेट, CH3COO को सोडियम एसीटेट कहेंगे, NH4 को कहेंगे अमोनियम, धनायन का नाम पहले लिख रहे हैं इसलिए अमोनियम, लास्ट में लिखेंगे एसीटेट। अब डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता, तो कह रहा है एक अम्ल की अम्लता जल में प्रोटॉन मुक्त करने की क्षमता पर निर्भर करती है। कोई भी अम्ल है तो जल में प्रोटॉन मुक्त करता है या नहीं, इस पर डिपेंड करेगी उसकी अम्लता। एक अम्ल की अम्लता जल में प्रोटॉन
मुक्त करने की क्षमता पर निर्भर करती है। सिंपल सी लाइन हो गई। एक अम्ल की अम्लता जल में प्रोटॉन मुक्त करने की क्षमता, जल में प्रोटॉन मुक्त कर रहा है या नहीं कर रहा, इस पे डिपेंड करेगी अम्ल होगा या नहीं। ओके, हम डिस्कस कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला हमने लिखा है RCOOH। कार्बोक्सिलिक अम्ल को आप किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो ये यहां से H निकाल दें हम, तो क्या हो जाएगा RCOO माइनस H3O प्लस। तो हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल को जल में घोलने पर आयनित होकर कार्बोक्सिलेट, इसको कहेंगे कार्बोक्सिलेट आयन, तथा इसको कहेंगे हाइड्रोनियम आयन देता है। हाइड्रोनियम आयन देता है। तो सिंपल सी होगी, कार्बोक्सिलिक अम्ल को जल में घोलने पर, वाटर में जैसे डिसॉल्व किया है, ये कार्बोक्सिलेट ऋण आयन और हाइड्रोनियम आयन में टूट जाता है। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार देखने वाले हैं। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार साम्य स्थिरांक कैसे लिखेंगे, के ई क्यू, साम्य स्थिरांक को ई क्यू लिया गया, तो साम्य स्थिरांक लिखते हैं उत्पादों की सांद्रता बटे क्रियाकारकों की सांद्रता। उत्पाद ये है, तो लिखेंगे RCOO माइनस H3O प्लस। ओके, क्रियाकारक हो गया RCOOH H2O, ये क्रियाकारक हो गया। ओके, यदि ये H2 इधर ले लूं तो फॉर्मूला हो जाएगा KEQ H2O इक्वल RCOO माइनस H3O प्लस डिवाइड बाई RCOOH। ओके, इसको मैं सम्मिलित लिख दूं KA, तो फॉर्मूला हो जाएगा RCOO माइनस H3O प्लस इक्वल RCOOH। ओके, तो हम क्या देखें, ये KA है वो H3O प्लस के प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या क्या लाइनें इसके बारे में लिख सकते हैं। सबसे पहले बताएंगे कि इसमें है क्या, तो वेयर KAQ बराबर साम्यावस्था स्थिरांक, KA बराबर अम्ल का वियोजन स्थिरांक। ओके, हमने बताया KA किस पर निर्भर करता है, तो आप बताएंगे KA ताप से प्रभावित होता है, ताप के साथ इसका मान चेंज होता है। ओके, सेकंड बताएंगे KA H प्लस आयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। KA का मान H प्लस आयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। अतः H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो अम्ल के वियोजन स्थिरांक का मान भी बढ़ेगा। KA अम्ल सामर्थ्य का माप है। KA के मान के आधार पे आप अम्ल के बारे में बता सकते हैं दुर्बल है या प्रबल, लेकिन यहाँ KA की बजाय हम अम्ल की सामर्थ्य
पी के ए द्वारा ज्ञात करते हैं तो पी के बराबर होता है माइनस log के ए। यदि आप दिमाग थोड़ा देखें इसके अंदर कि पी के ए का मान नेगेटिव है, यदि पी के ए का मान बढ़ेगा तो के ए का मान घटेगा अर्थात अम्लता घटेगी। मैं कह सकता हूं कि पी के ए का मान जितना कम होगा अम्ल उतना ही प्रबल होगा। पी के का मान, क्योंकि नेगेटिव साइन आया आगे, तो पी के का मान जितना कम होगा अम्ल उतना ही अधिक प्रबल होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता का क्या कारण है उसके बारे में डिस्कस करने वाले। ओके, थैंक यू वेरी मच।